दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ जनजातियां दिवाली पर पटाखे नहीं जलाती, बल्कि इसे शोक के रूप में मनाती है। आज हम ऐसी ही अलग अलग जनजातियों के परंपराओं के बारे में जानेंगे, उनकी अनोखी परंपराओं को समझेंगे और समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो तैयार हो जाइए भारत की सांस्कृतिक विविधता की इस रोमांचक यात्रा के लिए। तो आज हमारे पास जो प्रश्न हमारे सामने आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वह है भारत की प्रमुख जनजातियां, जो भूगोल संग्रह का अगला सीरीज चल रहा है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको काफी सारे एग्जाम में मदद मिलेगी। यहीं से सारे प्रश्न आते रहते हैं और आएंगे भी। तो आप लगातार इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करिए और देखते रहिए कि कैसे हम इसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक दर्पण जीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दर्पण जीएस क्लास में हम यहाँ पर पहला प्रश्न के साथ। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अलग अलग जनजातियां हैं और इन जनजातियों के संदर्भ में भी हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? हमारे सामने पहला प्रश्न है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। तो देखिए, जनजाति कैसे निर्धारित की जाए कि किन्हें जनजाति में रखा जाए। जनजाति जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। क्या बोलते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये एसटी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, एसटी, इसके निर्धारण का क्या आधार है? हम इसे किस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कि पहला है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। क्या किसी जनजाति के जो संस्कृति है उसके आधार पर किया जाए निर्धारण, और उसके अलग अलग आवास, रहने का जगह कहाँ का है उस आधार पर, या भाषा और बोली के आधार पर, या सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, जो रीति रिवाज की अलगताएं हैं क्या उसके आधार पर, या आर्थिक स्तर। बिल्कुल ये आंसर भी नहीं होगा। सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताओं के आधार पर भी नहीं, काफी कुछ रीति रिवाज मिलता भी है। भाषा और बोली के आधार पर भी इन्हें नहीं निर्धारित किया जाता, बल्कि जो हमारे संविधान में निर्धारित की गई है कि किस आधार पर करेंगे, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर। तो हमारे सामने जो ये पहला जो प्रश्न है उसका आंसर होगा सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। तो पहला आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। जो पहला आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर आंसर। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सवाल है कि कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब है 4 ऑप्शन दिया है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। तो चलिए समझते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई, इसे सही कर लीजिएगा, कोई परिभाषा नहीं है। तो कहते हैं भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं, ये कथन गलत है। हमारे संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद काफी बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 365 अगर हम देखिए, 365 के 25वें नंबर क्लॉज में बात की गई है अनुसूचित जनजाति की। उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति वो समुदाय होगा जो अनुच्छेद 342 के तहत, अब ध्यान रखिएगा, 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 365 25 में निर्धारित किया गया है कि वो समुदाय अनुसूचित जनजाति में आएगा जो अनुच्छेद 342 के तहत जो है लिस्टेड की गई है। उनको किस आधार पर? अभी हमने पढ़ा सांस्कृतिक विविधता के आधार पर, उनके अलग अलग आवास के आधार पर जो होता है उसे परिभाषित की जाती है। तो भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। तो कौन सा कथन? तो ये कहता है कि भारत के कोई परिभाषा नहीं है। अगला है, देखें कि देश की कुल जनजाति संख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। अब देखिए, देश की कुल जनजाति संख्या जो है, अगर हम देश की कुल जनजाति संख्या देखें तो उसके आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर में, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर जो है अगर हम देश की कुल आबादी देखें तो उसका 11.9%, उसका जो 11.9% है, उतनी ही आबादी एसटी की इंडिया में है, भारत में। तो देश के कुल आबादी का 11.9% आबादी, तो इसका आधार पर, और इसके आधार टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल, टोडा कहलाने वाले लोग जो हैं वो नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। इसका नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। बिल्कुल ये भी सही है कि नागालैंड में एक भाषा बोली जाती है लोथा, यह भी एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है। तो देश की कुल जनजाति संख्या का आधे से अधिक संख्या उत्तर पूर्व है। यहां पर देखिए ए नंबर क्यों नहीं? क्योंकि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा नहीं की,
परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि बताया गया है कि किस आधार पर अनुसूचित जनजाति बन सकता है। तो अनुच्छेद 342 ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगर हम देखिए कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में, देखिए यहां पर सवाल है उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत की जब बात कर रहा है तो ये कहां की बात हो रहा है, ये मुख्यतः हो रहा है हमारे असम का, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा। असम से लेकर के जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों की बात कर रहा है, 7 बहनों की। कहते हैं कि वहां के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो है मुख्यतः 4 प्रकार के जो समूह होते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं आर्य समूह, है ना, आर्य, जो कि उत्तर भारत में रहता है। दूसरा है द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत में रहता है। तीसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार का, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सामान्यतः जो है ये पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अगर हम एक एरिया के आधार पर देखें, अलग अलग एरिया के आधार पर, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो हम इसके अलावा अगर हम देखें उत्तर पूर्वी भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और जो ये मंगोलाइड है, मंगोलाइड या तिब्बतन, ये जो तिब्बती मंगोलाइड या तिब्बती, ये जो हिमालय है, हिमालय के जो मेन एरिया है, जैसे कि हम कह सकते हैं लद्दाख के क्षेत्र में या उत्तराखंड के एक अलग भागों में, या हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में मंगोलाइड पाया जाता है। तो हम कहते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी जो कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यहां देखिए एक मेडिटेरेनियन जो है यानी भूमध्य सागरीय, तो ये भूमध्य सागरीय जो है भूमध्य सागर के आसपास से जो जनजाति आए हैं उनके संदर्भ में कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो हमारा है वह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। हम अगर देखें भारत में, अगर देखें कि किस किस एरिया में, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है। अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर भारत। अभी हमने कहा उत्तर भारत में कौन सा समूह पाया जाता है, आर्य। उत्तर पूर्वी भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसके अलावा अगर हम देखें दक्षिण भारत में यहां पर पाया जाता है कौन सा, द्रविड़ समूह का। हम अगर देखें जनजातीय क्षेत्र को, देखिए जनजातीय क्षेत्र जो है भारत के जनजातीय क्षेत्र को मुख्यतः 7 हिस्सों में बांटी गई है। हम इसे थोड़ी सी एक बार देख लेते हैं, समझते हैं इसे। देखिए भारत का अगर हम जनजातीय क्षेत्र देखें, जो भारत का जनजातीय क्षेत्र है इसको 7 हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा गया है। ये जो जनजातीय क्षेत्र एरिया, जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उनको 7 हिस्सों में बांटा गया। वो 7 हिस्सा कौन कौन सा है, तो एक है सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तर का क्षेत्र है भारत के उत्तरी क्षेत्र में। दूसरा जो है उसको कहते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम क्षेत्र में। तीसरा जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा वो है पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि बिहार, झारखंड, बंगाल, इन सब एरिया में पाए जाते हैं। चौथा जनजातीय क्षेत्र जो बांटा गया है वो है मध्य में अलग अलग प्रकार का, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़, इन सब उड़ीसा, इन सब के छत्तीसगढ़ और तेलंगाना क्षेत्रों में। इसके अलावा हम दूसरा देखें कि दक्षिणी क्षेत्र, जो दक्षिण भारत है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे चेंचू पाया जाता है दक्षिण क्षेत्र में। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, आपको गुजरात हुआ, ऐसे क्षेत्रों में ये पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ये हो गया 5वां नंबर, 2, 3, 4, 6ठा नंबर पश्चिमी क्षेत्र। तो 2, 3, 4 और 5 और 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्हें अगर हम दिखाएं मैप पर तो अलग अलग क्षेत्र में। 7वां हमें हो सकता है वो होता है द्वीपीय क्षेत्र में, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के क्षेत्र में जो रहते हैं। तो इसके आधार पर जनजातीय क्षेत्र को बांटी गई है कि कुछ उसकी खासियत के आधार पर। तो भारत का जनजातीय क्षेत्र जो है मुख्यतः कितने आधार पर बटे हुए हैं, तो 7 कितने क्षेत्रों में बटे हुए। अगर प्रश्न कभी आए तो वह कितने क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने जो है, इनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है जनजातीय समूह से, आपके 1 से 2 आंसर तो पक्का आ जाएगा, मार्क्स 1 से 2 मार्क्स आप पक्का कर रहे हैं अलग अलग एग्जामों में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। देखिए जनजातीय समुदाय की पहचान जो है मुख्यतः ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के 3 राज्य सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हरियाणा, पंजाब और उसके बाद 3 यूटी, 2 राज्य और 3 यूटी का ध्यान रखिएगा। 3 यूटी कौन से, तो एक हो गया आपका दिल्ली, पुडुचेरी और यहां पर आप याद रख सकते चंडीगढ़।
यहां पर जो है किसी प्रकार के जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। देखिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, इन जगह पर किसी भी जनजातीय समुदाय की पहचान अभी तक नहीं की गई है। तो निम्नलिखित किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आंसर हमारे सामने हो जाएगा हरियाणा, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? देखिए आपके पास प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है? ये कौन सी जनजाति है? तो यह है थारू जनजाति। कौन सा जनजाति? थारू, डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी। ये कहां रहता है? तो ये हम देखें उत्तराखंड का जो नैनीताल क्षेत्र है, उत्तराखंड का नैनीताल क्षेत्र, इसके अलावा हम देखें उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर क्षेत्र है और बिहार का जो तराई क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार का तराई क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में थारू जनजाति पाए जाते हैं। और ये थारू जनजाति जो है ये मुख्यतः जो है ये अपने आप को किरात वंश का मानता है। कौन से वंश का? ध्यान रखिएगा, किरात वंश। जो किरात वंश है उनका वो, यानी ये अपने आप को हिंदू मानता है और ये किरात वंश का मानता है। और ये जो है इनका जो एक खासियत है कि ये संयुक्त परिवार में जीता है, इनका जो परिवार होता है। तो ये जो है थारू जनजाति, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू बिहार में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाता है। यहां हम देख सकते हैं कि यहां हमारे सामने है ये जो इमेज है, फोटो बना हुआ है, ये थारू जनजाति की। इनका संस्कृति बहुत ज्यादा डेवलप है, अलग अलग। तो हम देख सकते हैं यहां पर हमें इनकी संस्कृति में दिखाई दे रही है कि कितनी अच्छे परिधान वगैरह के साथ ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। अब हम अगर देखें यहां पर, अगर हम इसमें देख लेते हैं मैप में कि कौन कौन सी जनजाति, इंपोर्टेंट जनजाति हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे जनजाति जिसके बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। मैप के आधार पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा काफी ज्यादा। आप इस मैप को थोड़ी सी रुक करके अच्छे से इसको स्टडी करिएगा और आपको इसमें मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए हमेशा, ताकि आप कुछ नोट भी कर सके इंपोर्टेंट। देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि पीपीटी में आपको क्वेश्चन सामने में स्क्रीन पर ही हमेशा मिलेगा। कभी कभी हम बताते हुए आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें बता देते हैं, तो इसीलिए आप कॉपी कलम ले करके बैठिए। देखिए यहां पर जो हम देखें जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख क्षेत्र है वहां पर दो जनजाति, एक गड्डी और बकरवाल, और एक और ध्यान रख लीजिएगा चांगपा। कौन सा समुदाय? चांगपा। ये अनुसूचित जनजाति जम्मू कश्मीर और इस क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में गड्डी, गुज्जर और किन्नर, ये तीन जनजाति पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो मेजर ट्राइब्स हैं इंडिया के। इसके बाद उत्तराखंड में अगर देखें तो उत्तराखंड में हमने अभी कहा कि नैनीताल एरिया में थारू, इसके अलावा जो भोटिया हम बोलते हैं, जो भोटिया है इसे हिंदी में बोलते हैं भोटिया। क्या बोलते हैं? भोटिया। इसके अलावा जो है जौनसारी, कोल, भोक्सा, राजी, खासा भुइया, करवार और मांझी। तो ध्यान रखिएगा, थारू और भोटिया और जौनसारी, इन तीनों के बारे में काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा भोक्सा के बारे में, ये उत्तराखंड एरिया में रहता है, उत्तर प्रदेश एरिया में भी रहता है और उत्तराखंड एरिया में भी ये जनजाति पाया जाता है। आगे हम अगर देखें सिक्किम में, तो सिक्किम आपको भूटिया दिखेगा। यहां देखिए उत्तराखंड में हमें भोटिया दिखा, वहीं सिक्किम में स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। भूटिया ये जो है ये ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो भूटिया जनजाति ये काफी ज्यादा जो है यहाँ का नामी जनजाति है। भूटिया और लेप्चा, कौन सा? लेप्चा, जो सिक्किम का है, सिक्किम का लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति काफी ज्यादा। इसके अलावा खास है, तमांग है, ये सारे जनजाति पाए जाते हैं। वहीं असम में अगर देखें तो चकमा जनजाति, बोरा जनजाति, बोरा जनजाति ध्यान रखिएगा, मिकिर, ये पहाड़ भी मिकिर है और मिकिर पहाड़ जो है इसी जनजाति के नाम पे पड़ा है, और कछारी ये असम में है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखें तो अपटानी है, मिसमी है, डाफला है, मीरी, अबोर, मिसमी इत्यादि जो ये पहाड़ का नाम पड़ा है ये इसी जनजाति के नाम पर पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, मिसमी, डाफला और मीरी के बारे में काफी बार पूछा जाता है। वहीं अगर हम देखें नागालैंड में, तो नागालैंड में ध्यान रखिएगा लोथा जनजाति, अभी हमने पढ़ा नागालैंड में लोथा जनजाति पाई जाती है, ये काफी बार अंगामी जनजाति। मणिपुर में ध्यान रखिएगा अभी काफी ज्यादा ये ज्यादा प्रचलन में है यहाँ का एक कुकी जनजाति और लेप्चा जनजाति। लेप्चा जनजाति हमने देखा सिक्किम में भी है, और वही लेप्चा जनजाति हम यहाँ पर देख रहे हैं मणिपुर में भी। कुकी, लेप्चा और नागा जनजाति जो नागालैंड में भी है, यहाँ नागा और माओ और मूघ ये जनजाति पाए जाते हैं कहां पर? मणिपुर में। वही अगर देखें हम मेघालय में तो गारो, खासी, जैंतिया,
हमसे पहाड़ के बारे में पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व, गारो, खासी और जैंतिया। इसी में खासी है जिस पर मौसिनराम स्थित है, और चेरापूंजी जहां काफी ज्यादा बारिश होती है, और मेघालय का राजधानी शिलोंग भी खासी पहाड़ पर ही स्थित है। तो हम ये देखिए गारो, खासी, जैंतिया, यह जो है जो मेघालय है, मेघालय क्षेत्रों में। वही मिजोरम, इसी से मिजो जनजाति के नाम पे रखा गया, और लेखर ये पाया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ देखें जो त्रिपुरा है, यहाँ पर भूटिया जनजाति आपको काफी ज्यादा, चकमा जनजाति, गारो और कुकी जनजाति पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में देखें तो असुर जनजाति, ये दार्जिलिंग क्षेत्र में असुर जनजाति पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, असुर जनजाति जो है ये दशहरा को शोक के रूप में मनाता है। ये लोग खुद को महिषासुर का वंशज मानते हैं, और ये लोग दिवाली दशहरा में ये लोग नया कपड़ा नहीं पहनते हैं, और इसके अलावा ये लोग कभी बाहर नहीं जाते हैं दशहरा के समय में, असुर जनजाति। इसके अलावा भूमिज जनजाति, बिरहोर जनजाति, लोधा, लुप्चा, माघ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो असुर जनजाति और भूमिज जनजाति का ध्यान रखिएगा, ये जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड क्षेत्र में। वहीं उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में हमें दिखता है ज्यादातर खोंड, याद रखिएगा खोंड कहां पर, उड़ीसा क्षेत्र में। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो यहां पर ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति ज्यादातर जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया में, बैगा, पजरा, कोरवा, हलवा, भील, ये सारी जनजाति, भील जनजाति। इसके अलावा हमें राजस्थान और गुजरात एरिया में भी भील जनजाति हमें दिखता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इसके अलावा चेंचू जनजाति, ध्यान रखिएगा चेंचू जनजाति हमारा जो यहाँ पर दिखा रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये काफी ध्यान याद रखिए, काफी बार पूछा जाता है चेंचू जनजाति कहां पर है, खोंड जनजाति, गरावा जनजाति इत्यादि। वहीं तमिलनाडु में देखें तो अडियन है, अरंडन है, टोडा है। ये टोडा नीलगिरी पहाड़ में काफी ज्यादा ये नामी है, टोडा जनजाति जो बहुविवाह करता है। इसके अलावा ग्रेट अंडमान में देखें तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, आप देखिएगा ओंग, जारवा, सम्पेन, सेंटिनल, निकोबारी, अंडमानी इत्यादि के बारे में। और केरल एरिया में देखें तो केरल एरिया में भी आपको अलग अलग जनजाति, मोल्पा जो याद रखिएगा, मोपला जनजाति जो है, मोपला जनजाति केरल काफी ज्यादा ये पूछा जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में आपको भील और गोंड जनजाति का काफी ज्यादा चर्चा दिखेगा। वहीं अगर महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पर भुंजिया जनजाति, ध्यान रखिएगा भुंजिया जनजाति और भैना जनजाति, इन जनजाति के बारे में। ठाकुर भी यहाँ का एक जनजाति समुदाय है। गुजरात में देखें तो बरदा, बमचा, भील, ध्यान रखिएगा भील इस एरिया में पाया जा रहा है। वहीं देखें अगर राजस्थान में तो भील, मीना, गरसिया और कठोरिया, ये चार जनजाति का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम जनजाति को मैप के आधार पर अगर ध्यान रखें तो आसान आपको देखिए, इस एरिया में आपको भील जनजाति ये एरिया में दिखेगा, यहाँ पर आपको गोंड जनजाति, इस एरिया में आपको गोंड जनजाति, जो ये वाला एरिया है इस एरिया में आपको गोंड जनजाति दिखेगा इस एरिया में। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस तरह से। यहाँ पर आपको जो है झारखंड बिहार वाले एरिया में, उड़ीसा के एरिया में, यहाँ पर आपको संथाल जनजाति भी दिखेगा। तो आप इसे मैप पर अच्छे से देखिएगा और इसे जितना मैंने बताया उसे नोट करते रहिएगा। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आपको प्रश्न करना आसान हो जाएगा, प्रश्न का आंसर करना। देखिए गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी लोग कहां के निवासी हैं, तो गद्दी लोग निवासी है कहां का, बताइए आंसर में। गद्दी ये कहां का निवासी है, हिमाचल प्रदेश का। ये मुख्यतः जो है ये धौलाधर श्रेणी में रहता है। धौलाधर श्रेणी, ये जो है धौलाधर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में, तो ध्यान रखिएगा धौलाधर श्रेणी, ध्यान रख धौलाधर श्रेणी में, धौलाधर श्रेणी जो हिमालय का एक भाग है, वृहत हिमालय का धौलाधर श्रेणी। यहां पर ध्यान रखिए धौलाधर श्रेणी में जो है गद्दी जनजाति, ये अपने आप को, ये बहुत प्राचीन जनजाति है गद्दी जनजाति। ये लोग अभी भी खाना बदोश जैसी जिंदगी जिया करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सरकार ने क्या किया है, अभी इनको मुख्य समुदाय के जीवन में लाया है, आम जनजीवन में भी लाया गया है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है क्योंकि इसकी चर्चाएं हमारे एनसीईआरटी बुक में काफी ज्यादा की गई। गद्दी जनजाति का ये जो है खुद को गढ़वा शासक का वंशज मानता है। ध्यान रखिएगा ये खुद को किसका वंशज मानता है, तो गढ़वा शासकों का वंशज मानता है। हम यहाँ देख सकते हैं गद्दी जनजाति जो ठंड के महीने में नीचे की ओर आ जाती है और गर्मी के महीने में फिर वो ऊपर की ओर चल जाती है, अपने जो भेड़ वगैरह है, पश्मीना भेड़ वगैरह, उनको लेकर के। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ऋतु प्रवास क्या करते हैं, ऋतु प्रवास कौन सा जनजाति करता है, तो ऋतु प्रवास करता है भूटिया जनजाति। कौन सा जनजाति, भूटिया। ये जनजाति कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहां पर, किस एरिया में, दार्जिलिंग क्षेत्रों में ये ज्यादातर है भूटिया जनजाति, दार्जिलिंग क्षेत्रों में। तो
तो भूटिया जनजाति ये ऋतु प्रवास किया करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा, त्रिपुरा क्षेत्रों में भूटिया जनजाति हमें दिखता है, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के बगल में जो सिक्किम है इस क्षेत्र में भूटिया जनजाति। वहीं हमने बात किया था भोटिया जनजाति, ध्यान रखिएगा ये भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एरिया में पाया जाता है। भोटिया, भोटिया और भूटिया दोनों में अंतर है, ये ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया। वहीं भुक्सा देखें तो ये उत्तराखंड, और जौनसारी भी कहां पर, उत्तराखंड और यूपी के क्षेत्र में। थारू जनजाति भी उत्तराखंड और उत्तर यूपी के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बिहार में भी थारू जनजाति पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, भूटिया जनजाति। कौन सा, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया जनजाति। आप यहां देख सकते हैं ये भूटिया जनजाति के हैं, ये यहां पर इस तरह का परिधान भूटिया जनजाति में आपको दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, बोडो निवासी है, बोडो कहां के निवासी हैं? तो देखिए बोडो निवासी जो है ये पाया जाता है गारो पहाड़ी में। ये गारो पहाड़ी कहां है, मेघालय में। अभी हमने चर्चा किया था मेघालय में 3 पहाड़ी क्षेत्र, अगर हम देखें जो इंडिया का मैप में यहाँ पर मेघालय जो इस एरिया में है, जहां पर इस एरिया में जो मेघालय है यहाँ पर 3 जनजाति, यहाँ पर 3 जो पहाड़ का श्रेणी जो कि दक्षिणी पठार का ही हिस्सा है, पश्चिम से पूर्व अगर गारो, खासी और जैंतिया। तो ये गारो पहाड़ी पर, मेघालय के गारो पहाड़ी पर बोडो निवासी पाया जाता है। अमेजन बेसिन जो है साउथ अमेरिका में है, संथाल परगना झारखंड एरिया में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एरिया तो हम जानते हैं। तो बोडो निवासी कहां का होगा, आंसर क्या हो जाएगा, गारो पहाड़ी के। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये बोडो जनजाति है जिनका एक सांस्कृतिक कल्चर है, जिनके काफी ज्यादा अभी इसको दिया गया है, बहुत ज्यादा इन्हें तवज्जो भी दी गई है और इनको आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, देखिए भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे नंबर पर आता है, भील के बाद दूसरे नंबर पर आता है गोंड जनजाति, है ना, गोंड जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं। देखिए भील जनजाति जो है, ये भील आया है तमिल शब्द जो है, तमिल जो हमारे शब्द होते हैं उनमें एक वर्ड है बिल्लूवर, बिल्लूवर, ये तमिल वर्ड है जिसका अर्थ होता है धनुष का, धनुषकारी, जो धनुष का यूज करता है, धनुष, धनुषकारी, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी, धनुषकारी। ये धनुषकारी, ये खुद को, ये जो भील जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है भील जनजाति। और इनकी जो ये नृत्य आप देखते हैं, इस नृत्य जो आपको सामने में यहां पर दिख रहा है, ये नृत्य करता है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य, ध्यान रखिएगा। भील जनजाति ज्यादातर कहां पे पाया जाता है, तो ये आपको राजस्थान, अभी हमने चर्चा किया, गुजरात एरिया में, मध्य प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र क्षेत्र में ये जो है भील जनजाति इस एरिया में पाया जाता है। छत्तीसगढ़, इसके अलावा कर्नाटक में भी है, त्रिपुरा में भी भील जनजाति पाया जाता है। वहीं गोंड जनजाति इसी के नाम पर, भारत का जो दक्षिणी भाग है गोंडवाना क्षेत्र इसी के नाम पर पड़ा है, गोंडवाना क्षेत्र। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह, ध्यान रखिएगा, बहुपति विवाह, कौन सा बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति विवाह मतलब जो एक महिलाएं एक से अधिक शादी करे। तो ये जो ये पाया जाता है, ये मुख्यतः जो दक्षिण भारत में है, नीलगिरी पहाड़ में पाया जाता है। कौन सा जनजाति, टोडा जनजाति, है ना। टोडा जनजाति भारत की कुछ जनजाति हैं जो बहुत सारी शादियां करते हैं। टोडा जनजाति कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नीलगिरी क्षेत्र में। हम जानते हैं नीलगिरी क्षेत्र कहां पर है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर एरिया में। यहीं पर पाल घाट है और यहीं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई बताइए कितना है, कमेंट में आप बताइए, है ना, नीलगिरी। ये जो है टोडा जनजाति अपने आप को आर्यों का वंशज मानता है, ध्यान रखिएगा, ये आर्यों का वंशज मानता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए साउथ इंडिया में ज्यादातर द्रविड़ समूह के हैं, लेकिन टोडा खुद को आर्यों का जो है वंशज मानते हैं। और ये जो टोडा जनजाति होते हैं ये पशुपालक हैं। आर्य जो थे, जो आर्य आया था भारत में, जो वैदिक सभ्यता में, वो लोग पशुपालक थे। तो टोडा जो है ये पशुपालक है, ये अपने आप को आर्यों के नजदीक मानते हैं। हम अगर देखें यहाँ बहुपति विवाह में, तो बहुपति विवाह और भी कुछ जनजाति करते हैं, जैसे जौनसारी, जौनसारी जो है इनमें भी बहुपति विवाह है, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह है। इसके अलावा खस जनजाति पाया जाता है, खस जनजाति में भी बहुपति विवाह है। कोटा जनजाति पाया जाता है, उनमें भी बहुपति विवाह का है। बोरा जनजाति, ये सारे जो हैं, बोरा जनजाति जो कि असम एरिया में है, इनमें बहुपति विवाह की प्रथा को माना जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तोडा जनजाति। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? देखिए ये सरहुल त्योहार क्या है? ये जो सरहुल त्योहार है ये मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाती है। ध्यान रखिएगा, मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है सरहुल त्योहार। बिहार के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो होता है ये मुख्यतः कैसा है? ये फूलों का त्योहार है, इसमें फूलों का ये त्योहार माना जाता है सरहुल त्योहार। तो ये जो मनाता है ये उरांव जनजाति मनाता है। इसके अलावा मुंडा जनजाति भी मनाता है सरहुल त्योहार। तो उरांव जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है सरहुल त्योहार। तो आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? देखिए कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति, देखिए कत्था जो बनता है ये किस लकड़ी से बनता है? खैर के लकड़ी से, है ना। और खैर के लकड़ी से, तो आंसर हमारे पास मिल गया। इसका जनजाति कौन सा हो जाएगा? खैरवाड़ जनजाति, जो यूपी के देवरिया, बलिया, वाराणसी इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के चांगपा समुदाय, जो ये चांगपा समुदाय है, ध्यान रखिएगा चांगपा समुदाय, भारत का चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चांगपा समुदाय कहता है उत्तराखंड राज्य में रहता है। ये जो ऑप्शन है ये क्या हो गया? ये गलत है। उत्तराखंड राज्य में चांगपा समुदाय नहीं, बल्कि कहां पर रहता है? कौन क्षेत्र में ज्यादातर पाया जाता है? ये लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा लद्दाख के लेह एरिया में चांगपा समुदाय पाया जाता है। तिब्बती ये समुदाय है, हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का कैसा समुदाय है? तिब्बती समुदाय। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। बिल्कुल, ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरी बकरी पालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम, ये जो है ये चांगपा समुदाय है और जो है ये लद्दाख क्षेत्र एरिया है, जहां पर कि निर्जन एरिया है। हम लद्दाख को कहते हैं कैसा एरिया? ठंडा मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है इसलिए घास वगैरह उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर भेड़ पालते हैं ये लोग, तो ये लोग अच्छे, और पश्मीना बकरे बकरी के भेड़ से ऊन प्राप्त करके और दूध प्राप्त करके ये अपनी जीविका चलाते हैं। इसके अलावा उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल, ये एसटी भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के श्रेणी में रखा गया। तो ऑप्शन इसका सही होगा 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3। ये उत्तराखंड राज्य में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये सारे प्रश्न हुए, हमने देखा अलग अलग जनजातियों के बारे में। आप इसे अच्छे से तैयारी करते रहिए, फिर हम अगली सीरीज में आएंगे लेकर के। आप लोगों के लिए एक नया अनाउंसमेंट भी है कि मैं जल्द ही आ रहा हूं हिस्ट्री का भी क्लास लेकर के, 1 से 2 दिन के अंदर ही। और उनमें हम आपके लिए एस्टेट और जो बिहार बीपीएससी टीआरई है या अन्य जो एग्जाम है उनमें जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं 10 मिनट में मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जो फटाफट क्लास कहा जाएगा। फटाफट, है ना, फटाफट सीरीज होगा वो हमारा, और वो 10 मिनट में जो है अधिक से अधिक प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। वो एक प्रकार का रिवीजन क्लास भी हमारा माना जाएगा। तो चलिए ठीक है, तब तक आप इसे, अगर ये वीडियो देखे हैं तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि मैं आगे भी वीडियो आपके लिए अच्छे से बना करके लाऊं। धन्यवाद।